नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे जब भी मिलते हैं तब कुछ आपके समक्ष नया लेकर आते हैं और वो जुड़ा होता है हमारी भाषा से, हमारे साहित्य से या फिर हमारे जीवन से, किसी गतिविधि से या फिर हमारे जीवन से। तो मित्रों, इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कई नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, कोई साहित्यिक कृति या फिर कोई साहित्यिक विचार या फिर कोई सामाजिक विचार इत्यादि इत्यादि। तो हमने आपके समक्ष एक दो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जैसा कि हिंदी साहित्य का इतिहास श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी का। परंतु अगर हम भाषा का और किसी भी साहित्य का अध्ययन करना चाहें तो उसे आज के संदर्भ में पढ़ना जरूरी है। इसी कारण से हम इसे आज के संदर्भ में अगर पढ़ें, अर्थात कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम आज के संदर्भ में हिंदी को पढ़ें तो हमें उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए या फिर हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से पढ़नी चाहिए। देखें कि हिंदी आज भी हमारे समक्ष उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो होनी चाहिए। अर्थात कि हिंदी को हम कार्यालय प्रयोग में ज़्यादा उपयोग में नहीं पाते हैं और कार्यालय प्रयोग में ज़्यादा उपयोग में आती है आपके समक्ष जो मुख्य भाषा चलती है वो है अंग्रेजी। तो अगर हमें अंग्रेजी की बातों को, हमारे जीवन में जो चल रही है चीज़ें, जो हम अंग्रेजी की शब्दावली प्रयोग में लेते हैं कार्यालय प्रयोगों में या फिर हमारे सामाजिक जीवन के प्रयोगों में, तो उनको हम हिंदी में कैसे जाने, हम हिंदी में क्या कहेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें आती है उनको पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ें हिंदी में किस नाम से जानी जाती हैं, तो उन्हें हम हिंदी में किस नाम से जानेंगे। इसके लिए हमारे हिंदी में एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसको हम कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। अर्थात कि वो शब्दावली, वो शब्द जिन्हें हम छोटी सी परिभाषा या फिर उसके संदर्भ में जानते हैं, इसको इस संदर्भ में क्या कहते हैं। अर्थात कि हमें कोई भी पढ़ना हो, जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट का नाम पढ़े, आप जानते हैं कि समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र को बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी के नाम से ही जानते हैं। आज भी 70% या 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो समाज शास्त्र को समाज शास्त्र के नाम से नहीं जानते हैं, कि वो सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने उसे उसी रूप में पढ़ा है, उसी रूप में जाना है। हमने उसका मुख्य नाम, उसका मुख्य स्वरूप जो हिंदी में कहते हैं वो हमने नहीं जाना। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली ज़्यादातर हम तब भी देखते हैं जब अंग्रेजी से हिंदी में आती है, तो हम उसे उसी रूप में पढ़ें कि अंग्रेजी हमारे सामने शब्द जो आ रहा है वो हिंदी में क्या है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेजी में हमारे सामने समक्ष आती है, उन्हें हम हिंदी में क्या कहेंगे। तो इसीलिए आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ कि सूचना के लिए कि हम अगली बार से एक वीडियो सीरीज जारी करेंगे जिसमें शुरू से ए से लेकर के और जेड तक की मीनिंग वाइज, पूरे सेंटेंस वाइज नहीं, मीनिंग वाइज एक एक वर्ड को पढ़ेंगे कि इस शब्द को हम क्या कहते हैं, इस शब्द को हम हिंदी में क्या कहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उसका थोड़ा समझा के जानेंगे। अगर आपको उसमें कुछ शंका आ रही है तो आप तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आपके लिए एक विशेष सूचना और इसको हम जितना जल्दी हो सके अमल में लेके आएंगे। जैसे कि मैंने आज आपके समक्ष सूचना दे दी, तो कल से एटलीस्ट इसी सप्ते के अगले सप्ते से कम इस वीडियो सीरीज को हम जारी करेंगे। तो ए से शुरू होगी श्रृंखला हमारी। तो जितनी पारिभाषिक शब्दावली हमारे समक्ष आएगी उतनी ही हमारी कठिनाइयाँ दूर होगी। तो जितनी ज़्यादा हो सके हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। परंतु आपसे गुजारिश है कि अगर इसमें कुछ आपको गलत लग रहा है या फिर कुछ छूटा हुआ लग रहा है तो आप फीडबैक के तौर पर, समीक्षा के तौर पर बताएं कि ये यहाँ से आपने छोड़ दिया या फिर ये यहाँ से इसका अर्थ ये होना चाहिए, ये आपने गलत लिया है। वैसे प्रमाणिक पुस्तकों का सहारा लेने की मैं कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर प्रमाणिक पुस्तकें ही आपके समक्ष आती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती है तो आपसे समीक्षा की मांग करता हूँ। तो आज की वार्ता यहीं तक, मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।